नमस्कार, मैं इसके सक्सेना आपकी केमिस्ट्री को आसान बनाने के लिए आज मैंने फिर मॉडल सेट बिहार बोर्ड जो ऑफिशियल इंटरनेट पर जारी किया गया मॉडल सेट 3 का लघुत्तरीय प्रश्न लेकर आया हूँ। आप सभी को ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस वीडियो में हमने बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन दे रखा है मॉडल सेट के अंदर। यहाँ से एग्जाम बोर्ड में कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। तो कंफर्म हो जाइए कि इस वीडियो को अंत तक देखना है क्योंकि वीडियो कमाल की होने वाली है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को ब्रिलियंट केमिस्ट्री पॉइंट नवादा को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको इसका आंसर का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ब्रिलियंट केमिस्ट्री पॉइंट नवादा से जुड़ जाइए। यहाँ पे मैं इसका PDF दे दूंगा वीडियो खत्म होने के बाद, है ना। अगर कोई प्रॉब्लम हो आपको तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं जहाँ से आपके प्रॉब्लम का आंसर मिल जाएगा, है ना। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर भी यहाँ पे मैं PDF को शेयर करता हूँ। आप हमारे व्हाट्सअप नंबर से भी यहाँ पे आकर जुड़ सकते हैं, है ना। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि फ्रैंकल दोष से आप क्या समझते हो। पहला क्वेश्चन ही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रैंकल दोष से क्या समझते हो, एकदम VVI क्वेश्चन से, एकदम VVI है प्यारे बच्चों, देखते जाना है। फ्रैंकल दोष से आप क्या समझते हो, तो यहाँ पे बोल रहा है कि वैसा दोष जिसमें एक या एक से अधिक आयन यानी कि आयन की संख्या एक या एक से ज़्यादा होनी चाहिए जो अपने जालक स्थान से अंतराकाशीय स्थान में चला जाता है, उस दोष को हम लोग फ्रैंकल दोष के नाम से जानते हैं। क्या कह रहा है विद्यार्थी, जो मेरा क्रिस्टल जालक होता है उसमें से जो अंतराकाशीय स्थान में जो प्रेजेंट्स होते हैं आयन्स, वो कहाँ चला जाता है, वो अंतराकाशीय स्थान में चला जाता है। जैसे ये मेरा है क्या, क्रिस्टल जालक बिंदु है, ये कहाँ चला जाएगा, इस अंतराकाशीय स्थान में चला जाता है, इस अंतराकाशीय स्थान में चला जाएगा। तो यहाँ पे समझ में आ गया कि वो ऐसा दोष जिसमें एक या एक से अधिक आयन अपने जालक बिंदु से छोड़कर अंतराकाशीय स्थान में चला जाता है, उस दोष को हम लोग फ्रैंकल दोष के नाम से जानते हैं। या इसका उदाहरण क्या है, AGBR में आपको फ्रैंकल दोष देखने को मिलेगा और ZNS में भी फ्रैंकल दोष देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 पूरी तरह से कंप्लीट हो गया प्यारे बच्चों, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे भी आ जाओ, क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि आदर्श घोल से आप क्या समझते हो। आदर्श घोल से क्या समझते हो, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे भी VVI लगा लेंगे। आदर्श घोल क्या है, कहता है वैसा घोल जो सभी सांद्रता एवं ताप पर राउल्ट के नियम का पालन करता हो उसे आदर्श घोल कहते हैं। प्यारे बच्चों क्या कह रहा है, आदर्श घोल किसके कहेंगे, तो आदर्श घोल आप उसको कहेंगे वैसा घोल जो सभी सांद्रता एवं तापमान पर राउल्ट के नियम का पालन करेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आदर्श घोल के नाम से जानेंगे। यानी कि वो ऐसा विलयन होना चाहिए जो सभी सांद्रता और सभी तापमान पे राउल्ट के नियम का पालन करे, उसे आदर्श घोल कहते हैं। उदाहरण जैसे बेंजीन और टॉलिन का जो घोल होता है, बेंजीन और टॉलिन का जो घोल होता है वह घोल कैसा दिखाता है, वो आदर्श घोल की तरह काम करेगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन का 3 क्या कर रहा है, फिनॉल एल्कोहल से ज़्यादा अम्लीय है क्यों। ये भी इंपॉर्टेंट, इसको भी VVI मार लीजिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बार लगता है आने वाला है, यानी 2022 में जरूर आने वाला एक क्वेश्चन ऐसा मिलेगा आपको कि VVI मार लेना है। फिनॉल एल्कोहल से ज़्यादा अम्लीय है क्यों। चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या कहता है। कहता है जब फिनॉल एल्कोहल से क्या है, ज़्यादा अम्लीय होता है क्योंकि फिनॉल H+ देकर अस्थाई फेनॉक्साइड आयन बनाते हैं, जबकि एल्कोहल H+ देकर दुर्बल यहाँ पे एल्कोक्साइड आयन बनाते हैं। यहाँ पे जो कहता है प्यारे विद्यार्थी, जो मेरा फिनॉल है इस प्रकार का फिनॉल होता है बेंजीन के ऊपर वह समूह होता है, ये जब टूटेगा तो क्या बनाएगा प्यारे विद्यार्थी, वो बनाएगा क्या, यहाँ पे बना लेगा आपको फिनॉक्साइड आयन बना लेगा। यानी कि यहाँ से हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस पे आ जाएगा माइनस आ जाएगा। यानी कि ये क्या है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर है, यानी ये रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर है, इसीलिए ये ज़्यादा अम्लीय होता है। जबकि आप दूसरे तरफ देखे होंगे तो यहाँ पे R रहेगा, यहाँ पे OH रहेगा, जब ये टूटेगा तो RO- यानी कि यहाँ एल्काइल समूह इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेटिंग ग्रुप होता है जो इस माइनस को क्या करता है, अस्थायी बनाता है, यानी कि ये कमज़ोर हो जाता है। इसीलिए कहता है कि फिनॉल क्या है, एल्कोहल से ज़्यादा अम्लीय क्यों, क्योंकि जो फेनॉक्साइड आयन बनता है, फेनॉक्साइड आयन ये अस्थायी
बनता है, जबकि जो यहाँ पे जो एल्कोक्साइड आयन बनता है वो कैसा होता है, कमजोर बनता है। इसीलिए फिनॉल एल्कोहल से ज़्यादा अम्लीय होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 4 कह रहा है कॉपर सल्फेट को जिंक पात्र में क्यों नहीं रखा जा सकता है। क्या पूछ रहा है आपको? कॉपर सल्फेट को जिंक पात्र में क्यों नहीं रखा जा सकता है। क्वेश्चन है कि हम कॉपर सल्फेट को जिंक पात्र में नहीं रख सकते हैं क्योंकि जिंक का जो अपचयन विभव का मान है कॉपर से कम होता है, अर्थात जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील धातु है, अतः हम जिंक कॉपर को विस्थापित कर देता है। यहाँ पे लिखता है कि जिंक का जो अपचयन विभव का मान है वो कॉपर से कम होता है। इसका मतलब कहना चाह रहा है कि जिंक अधिक क्रियाशील होता है। किससे अधिक क्रियाशील है? कॉपर से। तो यह क्या करेगा? कॉपर को क्या करेगा? विस्थापित करेगा। जिंक कॉपर को विस्थापित कर देता है, यानी कि जो कॉपर सल्फेट का विलयन है उससे क्या करेगा? उससे विस्थापित कर देगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 यानी Zn प्लस क्या हो जाएगा? CuSO4। यहाँ पे CuSO4, इसको थोड़ा सा इरेज करने दो मेरे को। ये रिएक्शन कैसा होता है? CuSO4 ऐसा रिएक्शन कराने के बाद क्या बन जाएगा? ये ZnSO4 प्लस क्या बन जाएगा? कॉपर बन जाएगा। यानी कि ये जो जिंक है अधिक क्रियाशील है कॉपर से, तो यहाँ कॉपर को ही क्या करेगा? विस्थापित कर देगा, है ना। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? जिंक के बर्तन में कॉपर सल्फेट का विलयन नहीं रखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पूरी तरह से इंपॉर्टेंट है था। क्वेश्चन नंबर 5 पे जो क्या कर रहा है? सेल स्थिरांक को परिभाषित करना है। सेल स्थिरांक क्या है इसको परिभाषित करना है। कहता है 2 इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी, यानी 2 इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं। ये कह रहा है विद्यार्थी, जैसे मेरे पास ये क्या है? इलेक्ट्रोलिटिक है, इसमें हमने क्या डाल रखा है? 2 इलेक्ट्रोड डाल रखा है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रोड डाल रखा है। इसमें जो दोनों इलेक्ट्रोड के जो बीच की दूरी क्या मान लेते हैं? यल मान लेते हैं। और इस इलेक्ट्रोड का जो एरिया है, क्षेत्रफल है, इसको हम लोग किससे दिखाते हैं? ए से दिखा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कहता है कि यल बटा ए है, यानी 2 इलेक्ट्रोड के बीच की जो दूरी है और यहाँ पे इलेक्ट्रोड का जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल के अनुपात को क्या बोलते हैं? हम लोग सेल स्थिरांक के नाम से जानते हैं। यहाँ पे वही लिखता है कि 2 इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी और इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं। यानी कि यहाँ पे G स्टार इक्वल टू यल बटा ए दे रखा है। यानी यल क्या है? यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी है, ए क्या है? ये इलेक्ट्रोड का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहे हैं कि एंजाइम क्या है? एंजाइम क्या है प्यारे विद्यार्थियों? जरा समझो क्या कहता है। कहता है जैव उत्प्रेरक को एंजाइम कहते हैं, यानी कि जो जैविक क्रिया को उत्प्रेरित करने का काम करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग एंजाइम के नाम से जानते हैं। एंजाइम किससे बना होता है? तो एंजाइम प्रोटीन का बना होता है। अब प्रोटीन नाइट्रोजन युक्त जटिल यौगिक से उत्पन्न होता है। 2 बात याद रखना इसमें कि एंजाइम क्या है। तो एंजाइम एक प्रकार का जैव उत्प्रेरक है, यानी जो जैविक क्रिया कराने में सहायता करती है उसे एंजाइम कहते हैं। इसमें क्या कहता है कि एंजाइम किससे बना होता है? तो एंजाइम प्रोटीन से बना होता है। और यहाँ प्रोटीन किससे बना होता है? तो नाइट्रोजन युक्त जटिल यौगिक से बनता है प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 पे जो क्या कह रहा है? pH3 आर्द्र वायु के साथ ध्रुव बनाता है क्यों? कहता है कि pH3 में उपस्थित अशुद्धियां होती है। यहाँ पे P2H4 क्या है? एक अशुद्धि है के कारण क्या करते हैं? वायु के साथ अभिक्रिया कर धूम बनाती है। यहाँ पे pH3 धूम इसलिए बनाता है क्योंकि उसमें P2H4 एक अशुद्धि के रूप में कार्य करता है। यही क्या करता है? अभिक्रिया कर लेता है हवा के साथ, ये धूम बनाने लगता है। 7वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 कि कमरे के तापमान पर जल तरल है जबकि यहाँ पे H2O गैस है, क्यों? कहता है कि H2O अणुओं में हाइड्रोजन बंधन बनता है जबकि H2O अणुओं में हाइड्रोजन बंधन नहीं बनता, इसीलिए H2O तरल होता है यहाँ पे और H2S गैस होती है। यहाँ पे ऑक्सीजन कर देना है प्यारे विद्यार्थियों, ये थोड़ा मिस हो गया। यहाँ पे ऑक्सीजन यानी कि H2O वहाँ पे होगा। यहाँ कहता है कि H2O अणु में हाइड्रोजन बंधन बनता है जबकि H2S अणु में हाइड्रोजन बंधन नहीं बनता है, इसीलिए H2O क्या होता है? द्रव होता है और H2S गैस होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है कि कौन से तथ्य के आधार पर आप आधार मानकर आप कहेंगे कि स्कैंडियम एक संक्रमण तत्व है? तो हम स्कैंडियम क्या लिखता है कि स्कैंडियम
एक संक्रमण स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का जो अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में आता है यह संक्रमण तत्व है। हमने क्या लिखा है कि स्कैंडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है यह कहाँ जाता है, यह जाता है अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में, अतः यह एक संक्रमण तत्व यानी कि डी ब्लॉक का तत्व है। और डी ब्लॉक को ही हम लोग क्या बोलते हैं, संक्रमण तत्व के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि क्रोमियम 2+ Fe2+ से प्रबल ऑक्सी अवकारक है, व्याख्या करना है। कहता है कि कॉपर यहाँ पे क्रोमियम 2+ प्रबल अवकारक है क्योंकि इसका अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या +6 होता है, जबकि आयरन का अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या +3 होता है। ऐसा तब होता है यहाँ पे कि यहाँ पे जो दिख रहा है कॉपर 2+ अधिक इलेक्ट्रॉन को भी त्याग कर सकता है। क्लियर हुई बात है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11 का समन्वय संख्या से आप क्या समझते हो, समन्वय संख्या क्या है, तो कहता है कि उप सहसंयोजन यौगिक में धातु के साथ लिगेंड द्वारा बनाया गया उप सहसंयोजन बंधन की संख्या को समन्वयी संख्या के नाम से जानते हैं। जैसे ये मेरा क्या रहा है मेटल, यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ लिगेंड आया इधर से बॉन्ड बना लिया, 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 यानी कि जो लिगेंड जो मेरा होगा यहाँ पे जो मेरा लिगेंड होगा, यहाँ पे जो मेरा लिगेंड होगा ये क्या करेगा, जो बॉन्ड की संख्या जो दिखेगी वो क्या कहलाता है, उप सहसंयोजन संख्या कहलाती है। यानी कि इसमें कितना देख रहा है 1 2 3 4 5 6, यानी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 6 होगा। यानी कि जितना बॉन्ड बनाएगा लिगेंड वही बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, उप सहसंयोजन संख्या के नाम से जानते हैं। तो 11 का ऑप्शन यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है कि द्विदंतुर लिगेंड से आप क्या समझते हो, यानी कि बाइडेंटेड लिगेंड क्या है ये पूछ रहा है। कहता है वैसा लिगेंड जो केंद्रीय धातु के साथ दो उप सहसंयोजन बंधन बनाता है उसे द्विदंतुर लिगेंड कहता है। जैसे उदाहरण में इथाइलिन डायामीन और ऑक्जेलेट आयन, यानी कि जैसा मेरा है ये मेटल है, क्या करता है कि ऐसा लिगेंड जो यहाँ पे दो उप कोऑर्डिनेशन बंधन बनाए, जैसे क्या इथाइलिन डायामीन CH2 यहाँ पे NH होता है, यहाँ भी NH होता है, यानी कि इथाइलिन डायामीन एक प्रकार का द्विदंतुर लिगेंड है क्योंकि यहाँ पे एक ही डायामीन क्या करती है, दो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। क्वेश्चन नंबर 12 में ये भी कंप्लीट हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ। क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 का एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से क्या मिलता है, तो एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से कार्बोक्जिलिक अम्ल प्राप्त होता है। सिंपल सी बात है, जब आप एल्डिहाइड को क्या करवाओगे, एल्डिहाइड को आप ऑक्सीकरण करवाओगे तो क्या मिलने वाला है विद्यार्थी, एल्डिहाइड को जब हम ऑक्सीकरण करवाते हैं तो ये कार्बोक्जिलिक अम्ल बनाकर देता है, एक कार्बोक्जिलिक अम्ल बनाकर देता है। छोटी सी सवाल है कि कार्बोक्जिलिक अम्ल बनता है कब, जब एल्डिहाइड को ऑक्सीकरण करवाते हैं, एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से कार्बोक्जिलिक अम्ल बनेगा। क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट हो गया होगा आप सभी को। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, कहता है कि जल में घुलनशील एवं एक वसा में घुलनशील विटामिन का नाम लिखिए। यानी एक जल में घुलनशील विटामिन क्या है और एक वसा में घुलनशील विटामिन का नाम लिखना है आपको। तो आपको क्या लिखना है, लिखना है कि जल में घुलनशील विटामिन का नाम क्या होता है, विटामिन C। जैसे विटामिन B भी जल में घुलनशील होती है ना। अब वसा में जो घुलनशील विटामिन है वो क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, वो होता है विटामिन A या विटामिन D या विटामिन K। ये सब क्या है, ये सब वसा में घुलनशील विटामिन है। यानी विटामिन दो प्रकार के होते हैं, विटामिन दो प्रकार के होते हैं विलेयता के आधार पे। यानी एक विटामिन जल में घुल जाता है और दूसरा विटामिन वसा में घुलता है। तो जल में घुलने वाला विटामिन कौन सा है, विटामिन C है, विटामिन B है, यानी विटामिन B1 हो गया, विटामिन B2 हो गया, यानी विटामिन 6 हो गया, विटामिन 12 हो गया। यानी विटामिन B के सभी प्रकार जल में घुलनशील होते हैं और विटामिन C क्या है, ये जल में घुलनशील है और विटामिन C भी जल में घुलनशील है। यहाँ पे वसा में जो घुलनशील विटामिन होता है प्यारे विद्यार्थियों, जो वसा में घुलनशील यहाँ पे होता है, वसा में घुलनशील विटामिन जो होते हैं वो होते हैं विटामिन A, विटामिन D, विटामिन K इत्यादि, ये सब वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 भी आपको कंप्लीट हो गया होगा। क्या कह रहा था क्वेश्चन नंबर 14, कहता है कि जल और वसा में घुलनशील विटामिन, तो ये आपको याद रखना उदाहरण, ठीक है। कहता है 15 नंबर सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि मोलरता
एवं मोलरता को परिभाषित कीजिए कि मोलरता किसे कहेंगे और मोलरता किसे कहेंगे, परिभाषित करना है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, मोलरता पहला लिखा गया। मोलरता क्या है, तो मोलरता होता है प्रति किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। क्या कह रहा है विद्यार्थी कि आपको 1 किलोग्राम क्या लेना है, विलायक लेना है, उसमें जो विलय के जो मोलों की संख्या घुली हुई रहेगी उस मोल की संख्या को क्या कहते हैं, हम लोग उसे कहते हैं मोलरता कहते हैं। जैसे सपोज दैट मेरे पास क्या है, मेरा एक बर्तन रहा, इसमें हमने 1 लीटर क्या डाल रखा है, इसमें हमने 1 लीटर विलायक डाल रखा है। कितना है ये विलायक, कितना डाल रखा है हमने, 1 किलोग्राम, 1 केजी हमने विलायक डाल रखा है। इसमें मान लेते हैं विलय की मोल घुला रहे हैं, क्या घुला रहे हैं, विलय के मोल घुला रहे हैं। जैसे 1 मोल हमने घुलाया तो मोलरता कितनी होगी 1, जैसे 2 मोल घुलाएंगे तो मोलरता कितनी होगी 2, है ना। इस प्रकार से यानी कि प्रति किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की जो संख्या होती है उसको क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। इसी में दूसरा क्या कह रहा है, इसी में दूसरा कह रहा है मोलरता क्या है, तो मोलरता क्या होता है कि प्रति लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। यानी जो प्रति लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। यानी कि एक बर्तन में आप 1 लीटर क्या ले लो, 1 लीटर विलयन ले लो, और उसमें जितना मोल प्रेजेंट्स रहेगा, जितना मोल प्रेजेंट्स रहेगा 1 लीटर में, उसी मोल को क्या कहते हैं, उसी मोल को हम लोग मोलरता कहते हैं, उसी मोल को मोलरता कहते हैं। क्लियर हुई बातें। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि संघनन एवं बहुलीकरण में अंतर आप लिखें। तो संघनन बहुलीकरण क्या है, का तो वैसा बहुलक जिसमें 2 अणु निष्कर्षण के द्वारा जुड़े होते हैं उसे संघनन बहुलक कहते हैं। यानी कि वैसा बहुलक होना चाहिए जो निष्कर्षण करते वक्त कुछ निष्कासित कर, जैसे H2O बाहर निकल जाए या NH3 बाहर निकल जाए, है ना, कुछ इस प्रकार का निकलेगा बाहर संघनन बहुलीकरण में। यानी वैसा बहुलक जो संयोजन होने के बाद निष्कर्षण करता हो, कुछ जल का अणु या NH3 का अणु इस बाहर निकालता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, संघनन बहुलक के नाम से जानते हैं। और संघनन बहुलक का एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट, इसे याद रखना है। यानी जो संघनन बहुलक का जो एग्जाम्पल उसे याद रखना है। जैसे नायलॉन 6 संघनन बहुलक के उदाहरण है, जैसे टेरिलीन संघनन बहुलक के उदाहरण है, जैसे बेकेलाइट संघनन बहुलक के उदाहरण है। ये आपको याद रखना है। क्या, नायलॉन, आपका जो नायलॉन 6 जो है ये क्या है, संघनन बहुलक है। जैसे क्या है, टेरिलीन क्या है, एक प्रकार का संघनन बहुलक है। जैसे क्या, बेकेलाइट एक प्रकार का संघनन बहुलक के उदाहरण है, बेकेलाइट। तो ये आपको याद रखना, एग्जाम्पल इसका पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। इसमें क्या कह रहा है कि बहुलीकरण क्या है, इसमें बहुलीकरण पूछ रहा है कि जब मोनोमर एक दूसरे से आपस में जुड़ते हैं उसे बहुलक कहते हैं। इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, बहुलीकरण कहते हैं। यानी जो मोनोमर होता है मेरा, जो मोनोमर होता है, जो एक दूसरे से क्या करते हैं, जुड़ने का काम करते हैं, तब आपस में जुड़ने से क्या बनते, उसे बहुलक कहते हैं। लेकिन इस क्रिया को क्या कहते हैं, बहुलीकरण के नाम से हम लोग जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 पे आज 17 क्या कहता है, स्कंदन से आप क्या समझते हो। स्कंदन क्या है, तो आपको पता है कि वैसा क्रिया जिसमें कोलाइडी विलयन को अवक्षेप में बदला जाता है उसे स्कंदन कहते हैं। यानी वैसा क्रिया जिसमें कोलाइडी विलयन को किसमें बदलना है, अवक्षेप में बदलना है, उसे स्कंदन कहते हैं। यानी कि वैसा क्रिया होता है जिसमें कोलाइडी विलयन को अवक्षेप के रूप में बनाया जाता है, तैयार किया जाता है, उस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, स्कंदन के नाम से हम लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि फ्रेंडलिच समीकरण समतापी में के और यन का मान कैसे ज्ञात करेंगे। कहता है कि फ्रेंडलिच इक्वेशन जो होता है उसमें के और यन का मान कैसे ज्ञात करना है आपको बताना है। कहता है फ्रेंडलिच का जो अधिशोषण समतापी समीकरण होता है, लॉग क्या होता है इसका, लॉग x/m होता है, इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे होता है लॉग क्या होता है, के प्लस क्या होता है 1/n इंटू लॉग पी होता है। ये फ्रेंडलिच का इक्वेशन होता है, समतापी का इक्वेशन। तो यहाँ पे log x/m, यहाँ log k प्लस 1/n इंटू log p होता है। इसको याद रखना समीकरण को, ये फ्रेंडलिच का समतापी समीकरण होता है। तो इसी में क्या लिख रहा है, लिख रहा है कि log x/m और यहाँ पे क्या दे रखा है log x/m
और यहाँ पे log p के जो मध्य होता है, जो रेखाएं होती है वो सरल रेखा होता है, यानी इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार का ड्रॉ होता है। इसका ग्राफ प्यारे विद्यार्थी ऐसा होता है, स्ट्रेट लाइन एक ग्राफ होती है ऐसा, है ना, स्ट्रेट लाइन एक ग्राफ होता है, सीधी रेखा में चलती है ग्राफ, है ना, सीधी रेखा में चलती है, सरल रेखा होता है, यानी जिसका जो स्लोप है, जो ढाल दे रखा है 1/n जो है ये, और अंतःखंड क्या है, यहाँ पे अंतःखंड जो वहाँ पे इंटरसेप्ट होता है k होता है, इसीलिए यहाँ पे अंतःखंड और ढाल का मान ज्ञात किया जाता है, नहीं कि इसीलिए यहाँ पे 1/n, और इसी प्रकार आपको log k का मान यहाँ पे ज्ञात हो जाएगा। आपको समझ में आया क्या करना है, यानी जो यहाँ पे जो स्लोप बनने वाली है, जो स्लोप बनने वाला है, यहाँ पे जो एंगल थीटा जो स्लोप बनती है कितना होता है 1/n, और क्या है इंटरसेप्ट क्या है log k है, इसी से हम लोग n और k का मान यहाँ पे ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि आप अंतर संक्रमण तत्व से क्या समझते हो, अंतर संक्रमण तत्व से आप क्या समझते हो, इसको आपको क्या करना है, समझाना है कि अंतर संक्रमण तत्व से आप क्या समझते हो। कहता है वैसा तत्व जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाए, एफ, यहाँ पे एफ कक्षा में चला जाता हो, तथा यह श्रेणी संक्रमण तत्वों के अंदर रहता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, अंतर संक्रमण तत्व कहते हैं। यानी यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है प्यारे विद्यार्थियों कि वैसा तत्व जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाए, एफ कक्षा में चला जाता है। और यहाँ पे जो ये श्रेणी जो होती है, ये श्रेणी जो होता है कहाँ प्रेजेंट होता है, ये श्रेणी सभी श्रेणी जो संक्रमण तत्व के अंदर प्रेजेंट होते हैं, यानी डी ब्लॉक के अंदर छुपा हुआ रहता है अंतर संक्रमण तत्व, उसे अंतर संक्रमण तत्व के नाम से हम लोग जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कंप्लीट हो गया होगा। चलिए हम लोग क्या बात करते हैं, अगर आपको इसका क्वेश्चन का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और पढ़ाई करते रहें, क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक आ गया है, क्योंकि अभी मेहनत बिल्कुल जोर से करते रहना है और एग्जाम में फोड़ कर रख देना, यानी 2022 का जो एग्जाम चलेगा उसमें एकदम आपका नाम आना चाहिए टॉप नंबर पे। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद,